आइए हम लोग फिर से याद करें कि जो हमें इंद्रियां मिली हैं, इन इंद्रियों का हम जब ठीक ठीक उपयोग करते हैं तो हमारी समस्याएं दूर होती हैं। जैसे हमारी स्मृति का लोप होने पर हम भटक जाते हैं। स्मृति का अर्थ ये नहीं है कि टेलीफोन नंबर याद है कि नहीं, किसी का नाम, अब नाम भूल गए, फ़ोन नंबर नहीं याद रहता, तो लोग शिकायत करते हैं कि स्मृति कम हो गई है। स्मृति का अर्थ ये नहीं है। स्मृति का अर्थ ये है कि हम भूल जाएं कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हम मानव हैं, हमारा लक्ष्य क्या है ये भूल जाएं। लक्ष्य हम कब भूलते हैं? जब काम से सुनी हुई आवाज़ों के प्रति राग द्वेष होता है। जैसे कोयल की आवाज़ अच्छी लगे, कौवा की न लगे, मैना बोले तो बहुत अच्छा लगे, गौरैया बोले तो न अच्छा लगे, कोई बढ़िया हारमोनियम बजाए, वायलिन बजाए, सितार बजाए, सुर में संगीत हो तो बहुत अच्छा लगे, एक बच्चा करके थाली पीटने लगे तो अच्छा न लगे। जब ध्वनि के ग्रहण करने पर, ध्वनि के सुनने पर जब राग और द्वेष होता है तो हमारी स्मृति का लोप हो जाता है। कि अगर हम चाहें कि हमारी स्मृति बनी रहे, स्मृति का अर्थ क्या है? स्मृति में आधा सा है, माँ पर नीचे रा है, ता पर छोटी की मात्रा, स्मृति, SMRITI। स्मृति का मतलब है कि हमें याद है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे जीवन का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, विद्या अध्ययन। और विद्या अध्ययन का सिर्फ अर्थ एक ही है, हम जो भी काम करें उस काम से ज्ञान की अनुभूति हो। ज्ञान की अनुभूति का सिर्फ एक ही अर्थ है कि हमारी वाइटलिटी, जीवन शक्ति बढ़ती जाए। और वाइटलिटी, जीवन शक्ति हमारी बढ़ गई, इसका प्रमाण क्या है? जब हम उसका उपयोग करके सेवा करते हैं तो वो वाइटलिटी, जीवन शक्ति का और विस्तार होता है। अगर सेवा करने में थकावट आई तो जो थकावट आती है, जो हम कहते हैं कि हम थक गए, इसी को अविद्या कहते हैं। विद्या का अर्थ है जैसे जैसे विद्या की गहराई में उतरते हैं वैसे वैसे थकावट रहित जीवन होता है। दूसरे शब्दों में, दूसरे भाव में काम करते हुए जो परिवर्तन प्रकट होता है उससे प्रेम होने लगता है। वो परिवर्तन एक आनंद की अनुभूति देता है। जब हर प्रकार का परिवर्तन आनंद की अनुभूति दिया तो फिर थकावट तो है ही नहीं। इसी को कहते कि अब हम शिक्षित हो गए हैं, हमने विद्या ग्रहण कर लिया है। शिक्षित होने का यही अभिप्राय है कि जब हम सेवा कार्य करें, सेवा कार्य करते समय पैरों में, हाथ में, पीठ में, पेट और सेवा में, सीना में, पूरे शरीर में जो कुछ है परिवर्तन हो, वो परिवर्तन नित्य नए आनंद के रूप में हो। अगर ये हो गया, ये सिद्ध हो गया तो हम शिक्षित हो गए। यही है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति का अर्थ है ज्ञान से युक्त सभ्यता। ज्ञान से युक्त है, इसका प्रमाण यही है जो आपने सुना है। और ये सब कैसे होगा? बड़ा आसान है, क्रिया योग ध्यान करते जाइए, होने लगता है। जब क्रिया योग ध्यान करेंगे तो ये पता चलेगा, जब दो चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ज्ञान प्रकट होता है। जैसे ज्योति जलाई जाती है, उसका नाम ज्योति रख गया क्योंकि दीपक में तेल है, फिर रुई की बाती है, तेल और बाती आपस में मिलकर के एक हुआ है। अगर उसमें अग्नि की चिंगारी छुआते हैं तो जो दोनों एक हैं और एक हो जाते हैं।
तेल और बाती अभी अगर आप चाहें तो बाती को निचोड़िए, तेल अलग हो जाएगा। लेकिन हम तेल और बाती को कैसे एकदम मिला दें कि अलग ही ना हो। जब एकदम मिल जाता है तो ज्योति बन जाती है, प्रकाश बनता है। तो कैसे हुआ ये? तेल और बाती मिलने पर घर्षण हुआ। घर्षण की पूर्णता को प्रकट करने के लिए उसमें चिंगारी का प्रवेश हुआ, अग्नि का प्रवेश किए। तो अग्नि तत्व है क्या? इसी को इंद्र की शक्ति कहते हैं, इसी को समत्व कहते हैं। जैसे एक घर है, इसमें सब कोई आ जाए, जब सब कोई आ जाए, कोई भेदभाव नहीं, तो इसी को समत्व कहते हैं। इसका अभिप्राय ये है कि यहाँ देवत्व है। तो जब अग्नि होता तो अग्नि में जो कुछ डालिए वो अग्नि हो जाता है। यहाँ पर सब कोई आ जाए, आते ही सब क्रिया योग के ज्ञान में बदलने लगे। तो इसका मतलब कि इंद्र की शक्ति क्रियाशील हो गई। जैसे हम आग के पास बैठे तो सबको गर्मी लगे, आग में चीज़ों को डालिए तो आग के रूप में प्रकट हो जाती है। लकड़ी है, कपड़ा है, कागज है, कुछ भी आप ढकते ही आग में डालते हैं तो कपड़ा कपड़ा नहीं रह जाता, आग हो जाता है। लकड़ी और कागज आग हो जाता है। इसी तरह से जब तेल और बाती एक साथ में है, उसमें अग्नि की जब चिंगारी का स्पर्श हुआ तो तेल और बाती एकदम एक हो गए। एकदम एक हुआ तो प्रकट हुआ, कुछ ऐसा प्रकट हुआ जिससे साफ साफ दिखाई पड़ता है। दीपक जलाइए तो साफ साफ दिखेगा, जो अक्षर अंधेरे में नहीं दिख रहे तब दिखाई पड़ने लगे। तो ऐसे ही जब उस शरीर का आपस में घर्षण होता है, जैसे काम करते हैं, सेवा करते हैं, काम का अर्थ है सेवा। हमारी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा, धमनियाँ, शिराएँ, जो लिम्फ नोड्स है, सब के सब आपस में फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। अगर उस फ्रिक्शन और घर्षण में हम क्रिया युग में जो सिद्धांत है वो ज्ञान की चिंगारी है। अगर क्रिया सिद्धांत के अनुरूप जो परिवर्तन होता हम स्वीकार कर लिए तो ज्ञान का दीप जलने लगता है। उस ज्ञान से सब ठीक ठीक दिखाई पड़ता है। तो क्रिया का सिद्धांत क्या है कि परब्रह्म के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। जब मैंने सेवा कार्य किया, पैरों का उपयोग किया, हाथ का किया, पीठ, सीना, गला, चेहरा, सिर, इन सब का जब हमने उपयोग किया तो उपयोग करने के बाद जो परिवर्तन प्रकट हुआ, हमने इस परिवर्तन को स्वीकार किया कि निराकार परब्रह्म का ये साकार रूप है, क्योंकि जिसको अनुभव कर लेते वो साकार है। तो निराकार का जो गुण है वही गुण साकार का भी होगा। तो यही ज्ञान है, शक्ति है, शांति है, आनंद है, अमरता है। तो ये है चिंगारी, क्रिया योग का सिद्धांत, इसकी फिलॉसफी, इसका दर्शन वह अग्नि की तरह है, उस चिंगारी की तरह है जिसको तेल और बाती में स्पर्श कराने पर तेल और बाती ज्योति के रूप में प्रकट हो जाता है, प्रकाश देता है, जिसमें चीज़ें साफ साफ दिखाई पड़ती हैं। ठीक उसी तरह से है जब हम सेवा कार्य करते हैं तो शरीर में जो परिवर्तन प्रकट होता है, हम इसको ज्ञान से स्पर्श करा दें। स्पर्श कराने का अभिप्राय क्या है? इन परिवर्तनों को स्वीकार कर लिया कि यही ज्ञान तत्व है जिसको किताबों में खोजते हैं, यही शक्ति है जिसको बाहर खोजते हैं, यही शांति है जिसको बाहर खोजते हैं, यही अमृत है जिसको बाहर तलाशते हैं। सब कुछ यही है। इसको स्वीकार करते ही ज्ञान का दीप जलने लगता है। तो चलो ठीक है, सेवा कार्य करने से पैर में, हाथ में, पीठ में, पेट में, सीना में घर्षण हुआ, लेकिन सेवा कार्य ठीक से हो नहीं पाता है। हमने मानव का किया तो जानवर का छूटा, जानवर का किया तो पेड़ों का छूटा। तो सेवा कार्य सर्वांगीण होना चाहिए। सर्वांगीण का अर्थ क्या है? भाई जमीन की भी सेवा हो, क्योंकि जमीन से सब कुछ हो रहा है।
हम पौधा वहीं लगाएंगे, बुआई वहीं करेंगे, जानवर ज़मीन पर ही रहते हैं, हम लोग भी यहीं पर हैं। तो हम ज़मीन की भी सेवा करें, पेड़ों की भी सेवा करें, जानवर की भी करें, मानव की भी करें, और इसमें प्राथमिकता दें मानव की सेवा, दूसरे नंबर पर जानवर की, तीसरे नंबर पर पेड़ों की, चौथे नंबर पर पृथ्वी की। लेकिन अगर प्रतिदिन हम चारों की सेवा करें तब पैर की उंगली से सिर तक इसमें जो ज्ञान प्रकट होता है, ये ज्ञान पूरा का पूरा होता है जो हमें चाहिए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि खेतों में भी काम करने की व्यवस्था हो रोज़, जानवर की भी सेवा कर रहे हो रोज़, और पेड़ पौधों की भी रोज़ सेवा कर रहे हो, मानव के भी कर रहे हो, मानव में छोटे बच्चे से लेकर के हर उम्र के लोगों की कर रहे हो। ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए रिचार्जिंग करना है। जब 1 से लेकर के 42 तक रिचार्जिंग करते हैं तो सेवा न कर पाने का एक जो दोष है, शिक्षा नीति का, सामाजिक नीति का, राष्ट्रीय नीति का, उस दोष को कैसे हम पूरा करें, इसलिए रिचार्जिंग है 1 से लेकर के 42 तक। जब आप उसको करेंगे तो पैर की उंगली से लेकर के सिर तक एक एक अंगों में इस तरह का परिवर्तन प्रकट होगा, जिस परिवर्तन को हम प्रकट करते सेवा करते समय